हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा सेशन है मैथमेटिक्स का, गणित का फाउंडेशन बैच का सेशन चल रहा था। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ। आइए जानते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। एजुकेशन इज ए विजन फाउंडेशन बैच है मैथ्स गणित का, जिसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ रहे थे। और आज हमारी क्लास नंबर 12 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गणित का सेशन है, इसमें लेस है एलसीएम और मैथ्स है एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लेस को बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक और मैथ्स को बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। लेस और मैथ्स, इसके ट्रिक्स उदाहरण प्रश्न उत्तर है ना। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के लेस और मैथ्स के ट्रिक्स उदाहरण और उनके क्वेश्चन आंसरों को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। देखिए, लेस एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और मैथ्स यानी एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, इनके प्रमुख नियम। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक अथवा लेस एलसीएम को समझने से पहले अपवर्तय या गुणज तथा सार गुणज या समापवर्तय को हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि ये जो एलसीएम है, एचसीएफ है, इनमें गुणज क्या होता है, समापवर्तय क्या है, अपवर्तय क्या है, उन चीजों को समझना जरूरी है। क्योंकि ये जो शब्द है ये लघुत्तम समापवर्तय अथवा लेस और एलसीएम टॉपिक में कई जगह आएंगे। और जब तक इन शब्दों का गणितीय अर्थ हमें नहीं पता होगा, हम लघुत्तम समापवर्तक अथवा लेस एलसीएम को नहीं समझ पाएंगे और ना ही हम एचसीएफ को समझ पाएंगे। भाई लेस हम वैसे करेंगे एलसीएम एचसीएफ, लेकिन इनमें गुणज क्या होते हैं, अपवर्तय क्या है, समापवर्तय क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, उन सभी चीजों को समझना जरूरी है। तो हम चर्चा करते हैं अपवर्तय या गुणज तथा सारगुणज की, है ना। ये उसको समापवर्तय कह सकते हैं। ये होता क्या है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। अपवर्तय या गुणज, किसी भी संख्या का अपवर्तय या गुणज वे संख्याएं हैं। किसी भी संख्या का अपवर्तय या गुणज वह संख्याएं हैं जिनसे उस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाता है। जिनसे उस संख्या में पूरा पूरा भाग लगता है, यानी जिनको हम भाज्य संख्या कहते हैं ना, जो संख्या पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है ना। उसी तरीके से जैसे संख्या यहाँ पर 5 है, अब 5 से गुणज क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, ये सारी 5 ही गुणज है। 5 की तो है ही है, मान लो 3 की हो जाए, कोई 2 की हो जाए, कोई कितने हो जाए, लेकिन ये पूरी संख्या 5 की रहेंगी ही रहेंगी। और ये 5 से क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। विभाजकता का नियम पढ़ा होगा ना, यानी कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कुछ भी शेषफल न बचे, तो वो स्थिति है यहाँ पर। फिर आगे दे रखा है सारव गुणज ये समापवर्तय। दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्तय वह संख्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्तय वह संख्या है जो इन संख्याओं में से पूर्णतः विभाजित हो। तो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 6, 10 एवं 12। तो ये जो सारी संख्याएं हैं वो किससे पूरी तरह विभाजित है? 60 से। 60 में इन सबका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है, क्योंकि 2, 3, 5, 6, 10, 12 में से प्रत्येक से पूर्णतः भाग लग जाता है 60 का ना। इसमें 15 भी चला जाएगा, ठीक है कि नहीं, इसमें 20 भी हो जाएगा, इसमें 30 भी हो जाएगा, इनका भी जा रहा है ना। 15 चौको 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। ठीक है, फिर बात आती है लघुत्तम समापवर्तक अथवा लेस। एलसीएम क्या होता है? देखो, एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक लेस बोलते हैं जिसको। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है। वह छोटी से छोटी संख्या है इसमें दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है इसमें दी गई संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है। इसे एलसीएम या लेसा कहा
जाता है और इसको क्या कहा जाता है, लैसे या एलसीएम। फिर आगे देखो, इसमें ये तो हो गया लैसे। अब मान लीजिए कि आपको उस छोटी संख्या के बारे में जानना है, मान लीजिए कि आपको उस छोटी संख्या के बारे में जानना है जो आपके लिए 2, 3 एवं 4 से भाग लग जाता हो। इसमें आपका 2, 3 व 4 से भाग लग जाता हो तो अवश्य ही आपका उत्तर 12 होगा। जैसे 2 छक्के 12, 3 चक्कू 12, 4 के 12, आपका उत्तर लघुत्तम समावर्त वहां पर आ जाएगा। फिर इस लघुत्तम समावर्त एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं उनको समझते हैं। देखिए, पहला है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त लैसे उन संख्याओं में उपस्थित सर्वनिष्ठ गुणजों में सबसे छोटा होता है। उन संख्याओं में उपस्थित सर्वनिष्ठ गुणजों में सबसे छोटा होता है। दूसरा पॉइंट है, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो तो, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो तो उनमें जो बड़ी संख्या है वह लैसे होगी। फिर वो बड़ी संख्या क्या होगी, उनका लैसे होगी। तीसरा पॉइंट है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है। दोनों लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है। दोनों लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है। अगला बिंदु है हमारा, यदि किन्हीं दी गई संख्याओं का आधार समान, यदि किन्हीं दी गई संख्याओं का आधार समान और उन संख्याओं में उपस्थित घात समान हो तो ऐसी संख्याओं का लैसे अधिकतम घात वाली संख्या होती है। जैसे 3 घात 7, 3 घात 5, 3 घात 11, 3 घात 14, 3 की घात 15, 3 की घात 20। इनका लैसे क्या हो जाएगा, एक तरह से समान होगा ना, यहाँ पर 20 ही हो जाएगा जी। 7, 5, 11 इन सबका लैसे लेंगे तो हाईएस्ट इसमें 20 से हमारा आ जाएगा क्योंकि ये घात में है ना, ये समान में नहीं है, ये घात में, इसलिए। फिर आगे दे रखा है लघुत्तम समावर्तक लैसे निकालने की विधियां। तो पहली विधि तो है दोस्तों हमारे पास गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड विधि होती क्या है, देखो, इस विधि में सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर उभयनिष्ठ गुणनखंड को केवल एक बार चुनकर अन्य सभी गुणनखंड को आपस में गुणा करने पर आपको जो हल प्राप्त होता है उसे लैसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको 12, 16, 18 का लैसे निकालना है। अब 12 है, देखो, ठीक है ना। अब सबसे छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो इस 12 से विभाजित होगी। ठीक है, 2, 6 बार गया 2, 3 बार गया 3, 1, 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गया। फिर हम 16 को लेंगे, यहाँ पर 2 का भाग गया 8 बार, 2 का भाग गया 4 बार, 2 का भाग गया 2 बार, 2 का भाग गया 1 बार। ठीक है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 आ गया। फिर बात आती है 18, 18 में देने की। देखो 2 का भाग 18 में 9 बार गया। अब 2 का जाएगा नहीं, अगले स्टेप लो 3, 3 बार गया 3, 1 बार गया, तो 18 बराबर हो गया 2 गुणा 3 गुणा 9। ठीक है, तो ये इनके क्या आ गए, स्टेप आगे। अब जब हम इनको मल्टीपल करेंगे, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसका तो आ गया 12, ठीक है ना, लेंस याद कर रहे हैं ना, इसका कितना आ गया 16 और इसका कितना आ गया 18, 12, 16, 18। लेकिन इनका लैसा क्या है, देखो बात है इनका लैसा क्या है, ये 2 यहां से आ गए, ठीक है, तो ये 2 यहां से आ गए, ठीक है ना, और 1 3 यहां से आ गया, 1 3 यहां से आ गया, तो कितना हो गया 16 गुणा 9 और 16 नाम का 144, क्योंकि 8 गुणा 3 24 हो गया, 4 गुणा 3 है ना 12, और ये भी 4 गुणा 3 12, 12 चौक 144, तो यहाँ पर हमारा 144 क्या आ जाएगा, इसका लैसे आ जाएगा।
अब ये आया कैसे देखो, वो तो गुणनखंड विधि में था। अब भाग विधि में क्या करते हैं, हम सबका एक साथ ले लेते हैं। 12, 16, 18, 2, 6, 8, 9, फिर 2 का दिया 3, 4, 9, फिर 2 का दिया 3, 2, 9, फिर 2 का दिया 3, 1, 9, फिर 3 का दिया हमने यहाँ पर 1, 1, 3, फिर 3 का दिया सर, तो ये कितना हो गया, 3, 3, 9 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 9 करेंगे जब भी वही 144 हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, जब भी वही 144 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो भागफल विधि में क्या दे रखा है उसको समझते हैं। भाग विधि क्या है, इस विधि के लिए सभी संख्याओं को कोमा लगा करके पंक्तिबद्ध करते हैं और फिर उन्हें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसमें कम से कम 2 संख्या विभाजित हो भाग देते हैं और प्राप्त भागफलों संख्या के नीचे और सभी संख्याओं में विभाजित नहीं हुई हो अगली पंक्ति में लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पर 3, ये 3 विभाजित नहीं हुआ तो सेम आ गया, 9 विभाजित नहीं हुआ तो सेम आ गया, फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, आते गए आते गए, फिर 3 से भाग दिया, करते गए करते गए। ये हो गई हमारी भागफल विधि। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि अंतिम पंक्ति में सभी अभाज्य संख्याएं न बच जाए। ठीक है, 1, 2, 3 उस तरीके से। और फिर ये जो इनका लघुत्तम समावर्त निकाला हमने, जब इनको गुणा किया आपस में तो वही 144 हमारा आंसर आ गया। फिर तीसरी आती है सर हमारी समुच्चय विधि। समुच्चय विधि देखो क्या होती है, इस विधि में सबसे पहले प्रत्येक संख्या का गुणन लिखते हैं। इस विधि में सबसे पहले प्रत्येक संख्या का गुणन लिखते हैं और ऐसा करने के बाद जो गुणन सभी समुच्चय में शामिल हो, जो गुणन सभी समुच्चय में शामिल हो और सबसे छोटा हो उसको चुन लेते हैं और यही आपका लसाय होता है। ठीक है, जैसे 12, 16, 18। अब इनमें देखो 4, 6 का 2 का सब में जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, 4 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा नहीं वैसे ही। अब देखो, अब 12 का फैक्टर निकालना पड़ा। ठीक है, 12, 24, 37, 48, 60, 72, 84, 94, 108, 120, 136, 132, 144, 156, 168, 180 यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें बी में मतलब जा रहा है इसका 16 दूना 32, 32 दूना 48, इसका ले रहे हैं ना 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160। ठीक है, फिर 18 का 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं कि तीनों समुच्चय में 144 सबसे छोटी संख्या है। 144 देखो, इसके अंदर भी 144 आ रहा है, इसके अंदर भी 144 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, इसके अंदर भी 144। अब कैसे सोचा हमने, अब सर बोलोगे 72 यहाँ आ गया, 72 आ गया, तो इसमें 72 का है, 108 आ गया, 108 इसमें का 196 आ गया, तो संख्या तीनों में कॉमन आनी चाहिए ना। कहने का मतलब तीनों में जो कॉमन आ रहा है वही हमारा क्या है, आंसर होता है। ये होती है हमारी समुच्चय विधि, ये भाग विधि, ये समुच्चय विधि हो गई। फिर आगे देखते हैं, भिन्न का लघुत्तम समावर्त्य लसाय निकालना। भिन्न का लघुत्तम समावर्त्य लसाय क्या होता है, अंश का लघुत्तम समावर्त्य है ना, यानी लसाय का, और हर का महत्तम समावर्त्य। जैसे ये हमारी भिन्न है, यहाँ पर 3/8 हो गई, 5/12 हो गई, 9/16, इनका लसाय ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, 3 यानी अंश जो है, अंश का तो हमने क्या ले लिया, लसाय ले लेंगे, अंश का लसाय, ये तो हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर, और हर का मैसे। ठीक है, अंश का लसाय बटे हर का मैसे।
इस प्रकार से जब इनको हम करेंगे कॉमन फैक्टर में, जब इनका डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ये ले से ले लिया, ये इनका में से ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो लघुत्तम समापवर्त्य लैसे की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। अगर कोई लैसे का प्रश्न निम्नलिखित दी गई प्रश्नों की तरह दिया गया हो तो ऐसे लैसे के प्रश्नों को दी गई शॉर्ट ट्रिक्स से बहुत जल्दी हल कर पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स देखो जल्दी जल्दी। फर्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो ए बी सी तथा डी से पूर्णतः विभक्त हो। मान लो प्रश्न ऐसा पूछ दिया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो ए बी सी तथा डी से पूर्णतः विभाजित हो। उस समय अभिष्ट संख्या होगी हमारी ए बी सी तथा डी का लैसे, उन तीनों का हम क्या कर लेंगे, लैसे ले लेंगे। फिर क्वेश्चन अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x जोड़ने पर ए बी सी और डी से पूरी तरह विभाजित हो जाए। फिर क्या करेंगे, ए बी सी डी का लैसे निकालेंगे और उसको -x में से घटा देंगे, जो भी संख्या मानेंगे हम ना x उसमें से घटा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला नियम, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो ए बी सी तथा डी से पूर्णतः भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में x शेष बचे। ऐसी संख्या ज्ञात करें जो हम पूरी तरह उनको भाग देंगे, उसमें से कुछ ना कुछ हमारा बचना चाहिए शेष, x के रूप में हमारा बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, ए बी सी डी का लैसे प्लस x, जो x उसमें शेषफल बचेगा उसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x घटाने पर ए बी सी तथा डी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो x घटाने पर ए बी सी तथा डी से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तब क्या करना है, ए बी सी डी का लैसे प्लस x, तब भी वही कर लेंगे। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो x घटाने पर ए बी सी तथा डी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तब भी क्या करेंगे, ए बी सी डी का लैसे प्लस x करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो ए बी सी तथा डी से भाग देने पर पी क्यू आर तथा एस शेष बचे। ए बी सी डी से भाग देंगे तो पी क्यू आर एस शेष बचना चाहिए। तब हम भाजक शेषफल का अंतर समान करने के लिए नियम क्या है, ए माइनस का पी, बी माइनस का क्यू, सी माइनस का आर और डी माइनस का एस बराबर एक्स, यानी ए बी सी डी का लैसे माइनस एक्स। इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियां क्रम से ए बी सी तथा डी सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियां हैं जो क्रम से ए बी सी डी के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के लिए, किसी समय एक साथ बजने के लिए कितनी देर बाद वे फिर साथ साथ बजेंगी, कितनी देर बाद फिर वो वापस पुनः साथ साथ बजेंगी। अब इस संख्या क्या देखो, ए बी सी तथा डी का लैसे माइनस एस, यानी ज्यादातर ट्रिक सेम है सब में, है ना, किसी में प्लस करना है किसी में माइनस करना है। फिर आगे देखते हैं, मान लो 4 घंटियां क्रम से ए बी सी तथा डी सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे x बजे एक साथ बजना आरंभ करें, x बजे यानी कोई फिक्स टाइम पर एक साथ बजना आरंभ करें, तो पुनः वह कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, तब भी ए बी सी डी का लैसे प्लस x कर देंगे। नेक्स्ट है, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द जॉगिंग करना आरंभ करते हैं। एक गोल स्टेडियम है वृत्ताकार और इसमें पी क्यू आर इसमें क्या करते हैं, दौड़ लगाना प्रारंभ करते हैं। ये अपने चक्कर क्रम से ए बी सी सेकंड में क्रम से पूरा करते हैं। तो कितने सेकंड बाद ये सभी आरंभ बिंदु पर फिर से मिलेंगे, तो कितने सेकंड बाद ये घूमते घूमते फिर से अपने फिक्स पॉइंट पर आकर के मिलेंगे, एक साथ हो जाएंगे। उसके लिए भी क्या करेंगे, ए बी सी का हमको लैसे करना पड़ेगा। फिर देखो, यदि पी वस्तु का मूल्य ₹1, कोई व्यक्ति कम से कम कितना धन खर्च करेगा, है ना। ए का कितना हो गया Q, बी का P
और सी का आर वस्तु का सी है ना, ए का क्या हो गया, पी का तो हो गया ए, पी वस्तु का तो ए मूल्य हो गया, क्यू वस्तु का बी मूल्य हो गया और आर वस्तु का सी मूल्य हो गया। तो कोई व्यक्ति कम से कम कितना धन खर्च करे कि वह पूर्णांकों में पी क्यू तथा आर वस्तु को खरीद सके। अभिष्ट धन संख्या एबीसी का लैसे कर लेंगे हम यहां पर। अब ये तो हो गया हमारा लैसे का बिंदु पूरा। अब सर बात आती है मैसे पर। ये मैसे क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं जिसको, ठीक है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, इसको क्या बोला जाता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। जिस प्रकार से लघुत्तम समापवर्त्य अथवा लैसे एलसीएम में अपवर्त्य, गुणज तथा सार गुणज इस समापवर्त्य का लघुत्तम समापवर्तक अथवा एलसीएम निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार महत्तम समापवर्तक अथवा मैसे एचसीएफ को समझने से पहले गुणनखंड या अपवर्तक तथा समापवर्तक को हमें समझना आवश्यक है। अपवर्तक तथा समापवर्तक को भी समझना जरूरी है, क्योंकि यह शब्द महत्तम समापवर्तक अथवा मैसे एचसीएफ टॉपिक में कई जगह आएंगे और जब तक इन शब्दों का गणितीय अर्थ हमें नहीं पता होगा, हम महत्तम समापवर्तक तो मैसे एचसीएफ को नहीं समझ पाएंगे। हमें इनका इंपॉर्टेंस, इनका मतलब भी समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनको हल किया जाता है और किस प्रकार इनका हम हल पूरी तरह से निकाल लेंगे। देखो आइए जानते हैं कि गुणनखंड या अपवर्तक तथा समापवर्तक क्या है। गुणनखंड या अपवर्तक किसी भी संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक वे संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड तथा प्रत्येक संख्या का स्वयं का गुणनखंड है। यहाँ लैसे में तो क्या करते थे हम, एलसीएम में सबका एक साथ निकाल देते थे, ठीक है ना। इसमें प्रत्येक का गुणनखंड अलग अलग करना होगा। जैसे 45 गुणनखंड है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है और 45 है। तो समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्तक वह संख्या है जो उन संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे 3 है, अब 3 के लिए 9 भी हो गया, 18 भी हो गया, 21 भी हो गया और 27 भी हो गया, 6 भी हो गया, 12 भी हो गया और 24 भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। महत्तम समापवर्तक तो मैसे एचसीएफ क्या होता है, तो देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। संक्षेप में इसे हम एचसीएफ भी कह लेते हैं, जिसको मैसे बोला जाता है। मैसे बोल दो, इसको एचसीएफ बोल दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, तो इनका मैसीएफ देखो, 2 समझ जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। फिर 3 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। फिर 6 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा। तो 6 3 18 और 18 दूना 36। तो इनका क्या कितना आ जाएगा सर, 36। अब ये 36 यहाँ पर आंसर ऐसे नहीं आएगा, देखो अब इनमें कॉमन संख्या क्या है हमारी, अब इनमें हमारी कॉमन संख्या क्या है, देखो कॉमन संख्या जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 है ना, तो 2 गुणा 3 हमारा क्या जाएगा, 6 जाएगा। जैसे भी करके बताते हैं हम आपको, आगे देखो फिर 12 18 और 24, देखो यहाँ 12 था, ठीक है, फिर 18 था, 2 9 3 3 3, फिर यहाँ पर हमारा 24 था, 2 12 2 6 2 3 3 1, 12 18 और 24। अब इनमें देखो 12 का कितना आ गया सर, 2 गुणा 3 आ गया। 18 का कितना आ गया सर,
2 गुणा 3 आ गया। 24 का कितना आ गया सर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गया। अब बात आती है इनमें से पेयर बनाने की। अब पेयर कौन कौन सा बन रहा है सर? ये 2 का पेयर तो बन ही रहा है, आगे बन रहा है ना, और उसके बाद में सिर्फ 3 का पेयर बन रहा है। तो जहां ये 2 गुणा 3 का पेयर है तो आंसर 6 आएगा कि नहीं आएगा? आगे ना हमारा आंसर 6। तो ये क्या होते हैं हमारे एचसीएफ, जिनको हम में से बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका हल निकाल लेते हैं। फिर चर्चा करते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदुओं की। महत्तम समावर्तक में से एचसीएफ की महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक में से सदैव 1 होता है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का 1 होता है ना। जैसे 2 का और 3 का निकालो तो 1 ही आएगा। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो उनमें जो सबसे छोटी संख्या है वह उनका में से होगी। अगली कंडीशन है कि नहीं, 2 संख्याओं के योग एवं अंतर का में से भी उन संख्याओं के में से के बराबर होगा। फिर है कि नहीं, 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लैसे तथा में से के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात लैसे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जैसे भी हमने यहां पर हल किया कि महत्तम समावर्तक निकालने की विधि है। देखो, अब पहली विधि है सर हमारी गुणनखंड विधि। इस विधि में सबसे पहले सभी संख्याओं का भाज्य गुणनखंड किया जाता है। इसके बाद उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को बोलते हैं सर कॉमन, कॉमन है ना, यानी जो सब में समान हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लिखा जाता है। जैसे 12, 18, 24 का भी निकाला था ना, 2 2 2 3 3 3, 2 गुणा 3 बराबर 6 आंसर हमारा आ गया था अभी जो हमने हल किया था। ये देखो, ये हल कर रखा है ना, उसी को बोला जाता है उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, फिर दूसरी आती है सर हमारी भाग विधि। भाग विधि क्या है? इस विधि में दी हुई संख्याओं में से सबसे पहले 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। इस विधि में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं और जो शेष बचता है उससे छोटी संख्या अर्थात भाजक को भाग देते हैं। फिर जो शेष बचता है उसको फिर प्रथम शेष से भाग देते हैं और यह प्रक्रिया दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए और अंतिम भाजक इन संख्याओं का मैसन हो जाए। जैसे 18 और 24 का मैसे ज्ञात कीजिए। अब 24 है, 24 में पहले हम भाग देंगे सर 18 का, 3 बार गया, 1 बार, कितना बचा सर? 6 बचा। फिर 6 का भाग 18 में देंगे, कितनी बार गया? 3 बार। गया कि नहीं गया? तो इसका जो अंतिम मैसा आया था हमारा, अंतिम मैसा क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि इसी के भाग देने से तो शेषफल 0 हुआ, तो इनका लैसा क्या हो गया सर हमारा यहाँ पर 6 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इनको हम और भी अन्य तरीकों से निकाल सकते हैं, अन्य तरीकों से समझ सकते हैं, तो वो हम अगले वीडियो में देंगे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, लैंग्वेज अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर हमारी सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट है जो ऑल इंडिया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी की भर्तियों के लिए, भर्ती एग्जाम लगती है, उन सब के लिए बेसिक और फाउंडेशन बैच एक तरीके से, जो आप एक नए सिरे से शुरुआत हमारे साथ कर सकते हो। मैथ है, साइंस है, जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है ना, करंट अफेयर है, उन सभी चीजों के यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वीडियो है, नए पैटर्न के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार। और तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हमने अलग से बैच चला रखा है इंजीनियर्स एकेडमी का। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।